नमस्कार इंडिया का नमस्कार। एक बार फिर से जंतर मंतर चौक, जंतर मंतर रोड, जो कि धरना प्रदर्शन का केंद्र माना जाता है, राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र। बस शुरुआत वहीं से माता शूलिनी देवी मंदिर, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपको भी मालूम है, हमने पहले भी बता चुके हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि मैं कहूँ कि एक तरीके से बहुत बेशर्मी की बात है कि ना वहाँ के कोई मुख्यमंत्री, ना शासन, ना प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए उत्सुक है ही नहीं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कल मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपने जा रही है। मैं फिर से जिन लोगों को नहीं मालूम है याद दिला दूँ कि माता शूलिनी देवी मंदिर के अंदर दुर्गा अष्टमी के दिन जो वहाँ के पुरोहित हैं, उन्होंने सिर्फ शास्त्र सम्मत बात की कि इस हवन के अंदर जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका होता है वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। किसी प्रकार के प्रवेश के ऊपर प्रतिबंध नहीं है, कहीं हवन में बैठने में प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने सिर्फ जानकारी दी जिसकी कीमत उन्हें अपनी इज्जत, मान सम्मान सार्वजनिक रूप से गंवाकर चुकानी पड़ी। और IAS महोदया रितिका जिंदल जी, उन्होंने जाकर खबर एक तरफ से प्लांट भी करा दी एक अखबार के अंदर और एक पोर्टल के ऊपर। अनेकों लोगों ने अपने अपने तरीके से उनको ट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन खैर फिलहाल किसी प्रकार का भी उन रितिका जिंदल जी को उनकी गलती का एहसास कराने का साहस कहूँ या प्रयास कहूँ किसी ने नहीं किया। चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र में बना हुआ वो आपको पता है, अर्नब गोस्वामी, जो कि पत्रकारिता से ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से मनोरंजन के लिए जाने जा रहे थे। जो उनका एक अंदाज हुआ करता था, जिस प्रकार वो हिलते थे, डुलते थे, या उनके पत्रकार किस प्रकार भाग भाग कर बातें कहा करते थे। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद पत्रकारिता की अपनी एक गरिमा होती है। उस गरिमा को यदि ध्यान में रखा जाता तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन कल आपको भी मालूम है कि महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार किया है। एक 2018 का केस था। अन्वय नाइक, उन्होंने उनका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कुछ काम किया था उनके स्टूडियो के अंदर, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं की गई, जिसके कारण उन्होंने जो अपना वहाँ का एक अलीबाग तालुका है, वहाँ के अपने फार्म हाउस के अंदर अपनी माँ कुमुद नाइक के साथ अन्वय नाइक ने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या के पश्चात उन्होंने एक नोट भी छोड़ा, सुसाइड नोट छोड़ा, लेकिन सुसाइड नोट पर शायद कोई बहुत ज़्यादा उस समय कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन इसी वर्ष जब अन्वय नाइक की बिटिया ने दोबारा से उसकी शिकायत की, जो अनिल देशमुख है, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, तब उन्होंने दोबारा से इस मामले को खोलने का आदेश दिया और प्रॉपर जांच करने की बात कही। उस जांच के बाद कल अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये सबको मालूम है किस प्रकार का ड्रामा हुआ। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, जब इस प्रकार के पत्रकार, जो कि वेल नॉन पत्रकार, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और उससे भी बड़ी चीज़ आपने देखी कि एक तरीके से उनके प्रवक्ता के रूप में जब राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, प्रकाश जावड़ेकर आदि आदि जब एक तरीके से उनके प्रवक्ता के रूप में विद्यमान, फिर क्यों वो इतना ड्रामा कर रहे थे, क्यों इधर उधर भागते फिर रहे थे? बेहतर होता कि वो अपनी गिरफ्तारी देते या हिरासत में जो लेने आई थी पुलिस, जाते, जांच में सहयोग करते, आगे न्यायालय। आज भी वो न्यायालय गए हैं ना। आपको मालूम ही है कि कल उनकी गिरफ्तारी के पश्चात, उन्हें हिरासत में लिए जाने के पश्चात, जो उनकी पत्नी है, अन्वय नाइक की पत्नी अक्षता नाइक, उन्होंने प्रेस के सामने वो आई, उन्होंने वो सुसाइड नोट भी दिखाया, पब्लिकली उन्होंने किया। उन्होंने धन्यवाद किया पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का, और धन्यवाद के बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि आज संकष्टी चतुर्थी को मैं गणपति जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जब इतने दिनों के बाद मुझे न्याय मिल रहा। करोड़ रुपए कुल मिलाकर उनका 5 करोड़ 40 लाख के लगभग बकाया था। 5 करोड़ 40 लाख में शायद 83 लाख के लगभग अर्नब के ऊपर है, और बाकी जो शेष पैसा फिरोज और एक नीतीश शारदा जो उनके सहयोगी हैं उनके ऊपर भी बकाया था। तो उन्होंने आकर कल प्रेस के सामने आकर वो सुसाइड नोट भी दिखाया और कहा कि जब जब भी वो पैसा मांगने जाते थे, मांगने का उन्होंने प्रयास किया, उनकी आत्महत्या करने के, अन्वय नाइक के आत्महत्या करने के पश्चात भी, तो अर्नब गोस्वामी ने कई बार उन्हें धमकी दी, बेटी का कैरियर बर्बाद करने तक की धमकी दी, और कई लोग उनके घर में धमकी वाले फ़ोन भी करते थे, पीछा भी करते थे। मैं आपको बता दूं कि उनकी जो बेटी है वो राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी है। अब उसके बाद जो भी ड्रामा हुआ, आपको मालूम है कि कल वहाँ की सरकार ने, वहाँ के स्थानीय कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर। यद्यपि उनके वकील इसमें भी अपनी जीत मानते नजर आ रहे हैं।
और आज हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका की सुनवाई होनी थी, जो कि कल तक के लिए टाल दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जैसे ही अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हुए, वैसे ही कम से कम कुछ भी नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अर्नब गोस्वामी के प्रवक्ता बन गए। चाहे उसमें राजनाथ सिंह रहे हों, चाहे उसके अंदर योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ तो कल मंच से मतलब इमरजेंसी और ना जाने किस किस की याद दिला रहे थे। अपने प्रदेश की तरफ झांक लें तो पिछले एक वर्ष के अंदर लगभग 14 या 15 पत्रकारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है या FIR दर्ज हुई है। प्रशांत कनौजिया सबको याद होगा, जो उन्होंने एक पत्रकार महोदय ने जो स्कूल के अंदर दिखाया था बच्चे कैसे नमक से रोटी खा रहे थे, उनके ऊपर एक वीडियो बनी। वहाँ के लोगों ने कहा कि जी क्योंकि प्रिंट मीडिया के आदमी इसलिए वीडियो नहीं बना सकते। तो लगभग इतने, और मैं पूरी की पूरी लिस्ट देने के लिए तैयार हूँ। गौर कीजिएगा, हम पहले से भी कहते आ रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के, ना पैरोकार गुनहगार, लेकिन सत्य दिखाना नमस्कार इंडिया का पहला कर्तव्य है। नमस्कार इंडिया किसी भी चीज़ से, किसी दबाव के आगे झुकता नहीं है। यद्यपि अब बेशक एक पत्रकार ने गलती की, लेकिन पत्रकार महोदय अगर बेहतर होता कि उस समय का जितना भी मेलोड्रामा जो भी क्रिएट किया गया वहाँ पर, उसके बाद उन्होंने कहा मुझे मारा फलाना ढेकड़ा। यद्यपि महाराष्ट्र पुलिस ने एक और केस दर्ज कर दिया है उनके विरुद्ध कि काम में बाधा डालने या एक महिला अधिकारी को उनके शायद कुछ चोट आई होगी, उसके अंदर महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध एक और केस दर्ज कर लिया है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कल इस विषय के अंदर क्या होता है। बची राजनीति के अंदर आपको मालूम ही है कि आज जो बिहार चुनाव के तीसरे चरण का आज अंतिम दिवस था प्रचार का, और चलते चलते नीतीश ने एक बात कही कि भाई ये मेरा शायद अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं कुछ चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये नीतीश कुमार का दावा था। और इसके अंदर राहुल गांधी का जिस प्रकार चल ही रहा है, आपने देखा होगा राहुल गांधी की सभाओं के अंदर किस प्रकार भीड़ आ रही है। और पंजाब सरकार तो नहीं कहूँगा, पंजाब कांग्रेस ने भी जंतर मंतर के ऊपर कल यहाँ पर एक विशाल धरना दिया। मैं इसलिए कल की खबर आपको आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल हमारी वीडियो के साथ फिर वही बात जो पहले भी हो चुका है, जिस प्रकार वाइल्ड करप्ट राइट जो भी है। और वहाँ पे अमरिंदर सिंह आए, उन्होंने कहा भी कि भाई यहाँ पे जो मालगाड़ी के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है सरकार ने, उसकी वजह से हमारे जो वहाँ के प्लांट हैं बिजली के लिए वो बंद होने के कगार पर हैं। ये सारी की सारी राजनीति वाली चीज़ें वहाँ पर चलती रहीं। हम आपको एक वीडियो और दिखाना चाहते हैं, और उस वीडियो के अंतर्गत वो ये है कि आपको भी पता है कि जैसे लखनऊ एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, रेलवे में भी काफ़ी सब चरणबद्ध तरीके से प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। उसके अंदर भूपेश बघेल की एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जो उन्होंने भूपेश बघेल ने कहा। ये बोलते थे कि कांग्रेस की सरकार थी 70 साल में कुछ नहीं किया। अच्छी बात है, हमने कुछ नहीं किया भाई, उनको मौका दे दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये जो रेलवे स्टेशन बनाए, रेलवे स्टेशन को जो बेच रहे हो, क्या तुम्हारे दादाजी ने बनाया था? ये हवाई अड्डा किसान नेता चरण सिंह के नाम से लखनऊ में जो एयरपोर्ट है वो बिक गया अडानी के नाम से। ये तुम्हारे नाना जी ने बनाया था। रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, तेल के खदान बेच दिए, लोहे के खदान बेच दिए, स्टील प्लांट बेच दिए। अब नजर है किसानों के जमीन पर। आपकी जमीन, आप अपनी जमीन बचा लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी जमीन बचा लीजिए। अब एक जानकारी और आ रही है कि फ्रांस के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था भोपाल के अंदर, वहाँ के MLA थे कांग्रेस के आरिफ मसूद, उनके नेतृत्व में जो हुआ था, आज उनके एक कॉलेज के ऊपर बुलडोजर चला, मतलब कॉलेज के कुछ हिस्से के ऊपर। कहा गया कि अनधिकृत निर्माण है, जो उनका मुख्य निर्माण है वहाँ पर भी 2005 से उन्होंने स्टे लिया हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की हुई है। लेकिन कुछ हिस्सा जिसको इलीगल बताया जा रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन के रूप में बताया जा रहा है, वहाँ पर उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया है।
अब यही राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, और इन्हीं आरोप प्रत्यारोप पर आगे की चर्चा करते हुए आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर चर्चा कर रहे हेतु या और विषयों को लेकर, स्पेन के अन्य विषयों को लेकर हमने बात की मौलाना अरशद नदवी से। वो भी अंश देखिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज के समय में फ्रांस की वारदात को लेकर अनेकों जगह धरने, प्रदर्शन आदि आदि बातें, और हिंदुस्तान में इस सब को लेकर बेवजह दो समुदायों या आपस के कुछ मित्रों के बीच तनाव उत्पन्न करने की स्थिति चल रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, लेकिन उसी के अंदर हम आज इसी फ्रांस के विषय पर, विशेष रूप से फ्रांस के विषय पर बात करने के लिए मौलाना अरशद नदवी साहब के साथ हैं। मौलाना साहब, आपका स्वागत है नमस्कार इंडिया के अंदर। मौलाना साहब, आपसे पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे फ्रांस में जो पैगंबर साहब का कार्टून बनाया और उसके बाद का जो भी घटनाक्रम है, उसके विषय पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रांस के अंदर जो प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कार्टून बनाया गया, उनका जो एक खाका शाये किया गया, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और मैं उसको कंडेम करता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं, आपसे पहले हज़रत आदम से लेकर के और हज़रत ईसा तक जितने पैगंबर आए हैं, उन तमाम को मानना, उनकी इज्जत करना, उनका इकराम करना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। फ्रांस के अंदर जो अमल हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है, लिहाजा हम उसको कंडेम। मौलाना साहब, उसको तो हर व्यक्ति कंडेम कर रहा है, यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कहा, लेकिन उसके बाद जो भी क्रम चला, जिसके अंदर उस टीचर की, जिसने वो कार्टून बनाया था या मजाक उड़ाना चाहा पैगंबर साहब का, उनका कत्ल कर देना, उसके बाद फिर एक और व्यक्ति का जाकर चर्च के अंदर कत्ल कर देना, क्या उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए? जी बिल्कुल, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इस वक्त दुनिया को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अमन की, शांति की ज़रूरत है। जिस आदमी ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया, खाका बनाया, वो आदमी काबिल सज़ा है, उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। लेकिन उस अमल के बाद जो रद्द अमल सामने आया कि किसी का कत्ल कर देना या किसी के इबादत गाह को निशाना बना देना, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, इसकी इजाज़त जो है इस्लाम नहीं देता है। लेकिन मौलाना साहब, प्रश्न यही है आज के समय में कि पैगंबर साहब का कार्टून बनाया, सबने निंदा की, कोई दो राय नहीं है। भारत के अंदर भी आपने देखा होगा, भोपाल में जिस प्रकार भी प्रदर्शन किया गया या और जगहों पर भी जो प्रदर्शन किया गया, जब पैगंबर साहब का कार्टून बनाने के विरोध में यदि प्रदर्शन किया गया, तो क्या कोई प्रदर्शन या सामने आकर इस चीज की निंदा नहीं की जानी चाहिए थी? इसी प्रकार एक जमात के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से जिन्होंने भी ये कत्ले आम किया, उसके बाद ये तो शायद कहीं पैगाम नहीं है मोहम्मद साहब का। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि हज़रत मोहम्मद ने इस तरह की कोई तालीम नहीं दी है, लेकिन जिस आदमी ने इस अमल को किया था कि आपका कार्टून बनाया गया और फिर उसके बाद उसने जो है सामने वाले के जज्बात से उसने खिलवाड़ किया, मैं इस सिलसिले में आपको बतला देना चाहता हूँ कि अकीदे का जो ताल्लुक़ है, आस्था का जो ताल्लुक़ है इंसान के अंदर, वो एक जज्बाती ताल्लुक़ हुआ करता है। आपका ताल्लुक़ जो मज़हब से है, उस मज़हब के अकीदे को हम जो है निकाल नहीं सकते, आप हमारे अकीदे को नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंसान का जो रिश्ता होता है वो एक रूहानी रिश्ता होता है। लिहाजा उसके जज्बात से जब उसने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उस शक्ल में जो है क्या कहते हैं वो रद्द अमल उसकी जानिब से जाहिर हुआ। मौलाना साहब, मेरा प्रश्न ये नहीं, मौलाना साहब पहली चीज बिल्कुल ठीक है कि वो निंदनीय काम था जो भी उन्होंने किया टीचर ने। मैं जो कह रहा हूँ, जिस प्रकार उस निंदनीय कार्य के विरुद्ध जो लोग सड़कों पर आए, तो क्या जिसने कत्ल किया
उसके विरुद्ध नहीं आना चाहिए था रोकने के लिए? और दूसरी प्रश्न मेरा कि उस व्यक्ति का जिसने भी कत्ल किया उस टीचर का, या जिन्होंने चर्च के अंदर जाकर कत्ल किया, उनकी तो फीलिंग्स हर्ट हुई, उन्हें तो बुरा लगा, लेकिन आपकी फीलिंग भी तो हर्ट, आप भी क्या ऐसा कर सकते थे? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। इस तरह की करने की किसी को आजादी नहीं है जी। एक व्यक्ति की फीलिंग्स हर्ट हुई, उसने ये सारी चीजों का अंजाम दिया। फ्रांस के अंदर और भी तो लाखों मुस्लिम रहते हैं, क्या उनकी फीलिंग हर्ट्स नहीं हुई? बिल्कुल। क्या वो मुस्लिम नहीं है? मसला सिर्फ फ्रांस का नहीं है, हाँ। बल्कि पूरी दुनिया के इंसानियत का मसला है। लेकिन पूरी दुनिया की इंसानियत, क्या यह इंसानियत के विरुद्ध नहीं था कि आप एक मैटर को लेकर के ऊपर तो आप सड़कों के ऊपर आ गए? लेकिन जो लोग इसी प्रकार, क्योंकि अगर आप इस प्रकार सड़कों पर आएंगे तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है कि भाई जब उसने कत्ल किया उसकी फीलिंग हर्ट हुई तो मैं भी यही कार्य करूं? हाँ नहीं, इस चीज की रोकने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती जी कि कोई भी आदमी किसी की गलती की बुनियाद पर उसे पकड़ के जो है कत्ल कर दिया जाए। जी। ये इस बात की जो है बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाती, न तो इस्लाम में इसकी इजाजत है और न ही जो है क्या कहते हैं किसी भी तरह से कोई भी धर्म इसकी इजाजत देगा। लेकिन मौलाना साहब एक प्रश्न और, गलत काम है, बेशक हम भी कहते हैं गलत काम है, लेकिन होता किसी और देश के अंदर है और उसका खामियाजा जो यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है, ऐसा क्यों? हाँ नहीं, वो इस वजह से कि देखिए मजहब की कोई सरहद नहीं होती। लेकिन सरहद नहीं होती, लेकिन उसके विरुद्ध अगर कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो उसी देश की सरकार करेगी ना, भारत की सरकार तो कर नहीं सकती है। नहीं, मुल्क जो है वो मुल्क की सरहद तो हो सकती है, लेकिन इंसानियत की और मजहब की कोई सरहद नहीं है। जी। इस वजह से अगर हम यहाँ पर जो है क्या कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर हमारे हिंदू भाई अगर रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका के अंदर रहने वाला कोई भी दूसरे मजहब का, जैसे ईसाई है या यहूदी है, वो हमारे हिंदू मजहब की जो है वो तौहीन कर दे और हम यहाँ पर बैठे रहें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यही बात जो है मैंने इससे पहले आपसे कही कि मजहब का जो ताल्लुक है, उसका जो रिश्ता होता है वो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि वो रूहानी रिश्ता होता है। मतलब कुल मिलाकर आप दोनों बातों की निंदा कर रहे हैं। पैगंबर साहब का कार्टून बनाया गया उसकी भी निंदा, और जिसने कत्ल किया जाकर या चर्च के अंदर उसकी भी निंदा करते हैं। और ये निंदा मौलाना अरशद नदवी व्यक्तिगत रूप से करते हैं या इस्लाम भी ऐसा करता है? नहीं, इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को कत्ल कर देंगे। कि मुसलमानों का ईमान और अकीदा इस बात पर है कि जिस तरह से हमारे लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि प्रोफेट हजरत मोहम्मद मोहतरम है, पूरी इंसानियत के वो नबी हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं। इसी तरह से अगर हमारे इस मुल्क के अंदर अगर कोई सिख भाइयों के जज्बात से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो हम जो है उसकी इजाजत नहीं देंगे। इसी तरीके से अगर कोई हिंदू भाई के मजहब के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। इसी तरह से अगर कोई क्रिश्चियन के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो भी हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है और ऐसा हिस्सा है कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। ये बुनियादी तालीम सबसे पहले हमें दे दी गई है कि जो इकराम और एहतराम आप अपने पैगंबर का और मजहबी रहनुमा का करते हैं, बल्कि पैगंबर तो बहुत बड़ी चीज हो गई। मैं तो ये कहता हूं कि अगर एक आदमी इतना ऐसा मुकद्दस है कि जो 50 आदमी के लिए या 100 आदमी के लिए मोहतरम और मुकद्दस है तो उसकी बात हो सकता है कि हमें अच्छी न लगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसकी तौहीन करेंगे। मैं तो किसी इंसान की जो मोहतरम और मुकद्दस और बुजुर्ग या ऋषि मुनि अगर कोई सामने में मौजूद है तो हम उसके भी जज्बा उसकी भी इज्जत से खेलने की इस्लाम इजाजत नहीं देता और न ही मैं दे सकता हूं। बहुत अच्छा। एक चीज में जानकारी आपसे, इस समय इस्लामिक आतंकवाद की बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन आतंकवाद की चर्चा लोग नहीं करते हैं। ये तो देखिए इंतहाई अफसोसनाक है कि इस्लामिक आतंकवाद, ये तो खुद एक जुमला जो है बहुत गलत है। अगर ये इस तरीके की बात की जाएगी तो बुरे लोग कौन सी जो है मतलब ये कि दुनिया के अंदर नहीं है, कौन से समाज के अंदर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर बुराई जो है क्या कहते हैं, पहली बात तो यह है कि इस्लामिक आतंकवाद तो हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि मजहब जो है वो सिर्फ मजहब है, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे वो ईसाई मजहब हो, चाहे वो जो क्या कहते हैं कि वो सिख मजहब हो। आप किसी भी मजहब को आतंकवाद से जोड़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, उसके मानने वाले लोग या उस पर चलने वाले लोग अगर कोई अमल करते हैं तो उस अमल की बुनियाद पर आप उसके मजहब को या उसके समाज को या पूरी कम्युनिटी को निशाना नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पे हमारे समाज के अंदर एक बात ये चलती है कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, ये तो कहावत है। तो इसी तरीके से समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं।
इसी तरीके से मजहब के अंदर भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि बहुत सारे मजहब के अंदर जो मजहबी रहनुमा है उनके जरिए से बहुत ही बुरे बुरे कारनामे जो है मीडिया के अंदर आए दिन सामने आ रहे हैं। तो क्या आप उस मजहब को जो हर्ट करना शुरू कर देंगे और आप ये कहेंगे कि वो मजहब जो है क्या कहते हैं इस चीज की तालीम देता है? एक मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क के अंदर जो है वो एक शराब है, मिसाल के तौर पे कि शराब कितनी बुरी चीज है। इस शराब ने कितने लोगों के घर को उजाड़ दिया, कितने सुहाग को जो है खत्म कर दिया। लेकिन शराब पीने वाले को आप ये कहेंगे ये उसकी मजहब उसकी तालीम देता है? जी नहीं, एक आदमी का अपना पर्सनल जाती फेल है, आप उसको पूरे मजहब से और पूरे सोसाइटी और समाज से जोड़ करके देखेंगे तो ये आपके तंग नजरी की तो बात हो सकती है, लेकिन ये एक आप अच्छे इंसान होने की बात मतलब इस्लाम किसी भी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन नहीं करे। समर्थन तो बहुत दूर की बात हो गई जी। मतलब ये कि ये सोच भी नहीं है, सोच भी नहीं। कुरान ने तो यहां तक बात कही है कि मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने भी किसी एक आदमी को बेकसूर जो है उसने अगर कत्ल कर दिया तो गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल उसने किया, पूरे कम्युनिटी को, यानी कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन तमाम तर इंसानियत का कत्ल करने का जुर्म जो उस आदमी के ऊपर जो है नाफिज किया जाएगा। तो आतंकवाद से ताल्लुक या उसकी इजाजत ये सब तो मतलब ये कि समझ लीजिए ये जुमला इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मौलाना साहब आपको नहीं लगता कि इस सब के लिए जो इस्लाम को मानने वालों को इस प्रकार का संदेश देने के लिए जो सड़कों पर आना चाहिए या पब्लिकली जिसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, शायद उसमें कहीं कुछ कमी है? क्योंकि विदेशों में ISIS हो या कोई भी हो, वहां पर मारे जाने वाले सबसे ज्यादा मुस्लिम ही हैं। तो इस चीज का जो प्रचार प्रसार है, जो इस्लाम की तरफ उंगली उठाई जाती है, क्या नहीं लगता कि हिंदुस्तान में उसका सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार करना अर्थात आतंकवाद का विरोध सार्वजनिक रूप से करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है? बिल्कुल सही, हम आपकी इस बात से सहमत हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो है वो ये वक्त जो है वो मीडिया का वक्त है जी। ये जो है इस वक्त जो सोशल मीडिया का वक्त है और हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके ऊपर हम आ करके उस तरह से उस मजबूती के साथ हम अपनी बात को दुनिया के सामने पेश करते जिस तरीके से करना चाहिए था। ये हम आपकी बात से सहमत है। लेकिन इस सिलसिले में भी जो मौजूदा मीडिया है हमारा या जो मौजूदा सोशल मीडिया में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने भी हमारे साथ इंसाफ का मामला नहीं किया। अगर वो इंसाफ के साथ, अगर वो क्या कहते हैं खुले दिल के साथ अगर वो इस चीज को देखते और परखते और हमारे इन कारनामों पर जो है नजर डालते, जैसे कि खुद हिंदुस्तान के अंदर दारुल उलूम देवबंद ने आपको बहुत पहले जो है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसकी उस बात को पूरी दुनिया में उस तरीके से नहीं फैलाया गया जिस तरीके से फैलाना चाहिए था। तो हम कंडेम करते हैं, हम उसको उसी तरह से बुरा समझते हैं, पूरा समाज उसको बुरा समझता है, लेकिन हमारी बात उस तरह से नहीं फैलाई जाती जिस तरीके से हमारे खिलाफ फैलाई जाती। मौलाना साहब एक आखिरी प्रश्न, हालांकि राजनीतिक है थोड़ा सा। अर्नब गोस्वामी मशहूर पत्रकार, उनकी गिरफ्तारी हुई, ठीक है, प्रश्न उसका नहीं है, वो जो होगा कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन उसके बाद उनके प्रवक्ता के रूप में पूरी की पूरी, लगभग पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी या कहूं केंद्रीय मंत्रिमंडल, वो सब प्रवक्ता के रूप में आए सामने। देखिए, अर्नब गोस्वामी का जो मैटर है वो बिल्कुल अलग है और मैं उनके मैटर की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी जिंदगी से उसका चाहे वो राजनाथ नहीं, मैं उनके प्रवक्ता, बिल्कुल ठीक है, मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग, बड़े बड़े लोग उनके प्रवक्ता बनकर आए, क्या वो लोग कोर्ट के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते? बिल्कुल, मैं इस सिलसिले में यही कहूंगा कि मामला अर्नब गोस्वामी का हो या फिर किसी और दूसरे का मामला हो, मामला जो है क्या कहते हैं किसी भी समाज के किसी भी वर्ग का हो, इस सिलसिले में हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और इंसाफ से हमें काम लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमने जो इंसाफ से काम नहीं लिया तो फिर समाज जो है हमारे ऊपर एतमाद करना जो है वो छोड़ देगा। नतीजा ये होगा कि जो चीज हम उस समाज के सामने में अच्छाई भी लेकर के आएंगे तो समाज हमारी अच्छाई को कबूल नहीं कर सकता। ठीक है मौलाना साहब, आपका मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि नमस्कार इंडिया किसी भी मुद्दे को पूर्णतया, चाहे वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो या धार्मिक हो, बिना किसी भेदभाव के और पूरी ईमानदारी से उठाता रहा है और उठाता रहेगा। आपका
चाहे आपके समाज का, भारतवर्ष का, मानवता का किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, ना हम किसी मुद्दे को उठाने से झिझकते हैं, ना झिझकेंगे। आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मौलाना अरशद नदवी। इसी के तहत आपको ही पता है तुलसा भवानी मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर, उस्मानाबाद महाराष्ट्र के अंदर। वहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए और उनके कुछ कार्यकर्ता और कुछ अन्य साधु संतों को लेकर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि महाराष्ट्र के अंदर जब पब खोल दिए गए हैं, बार खोल दिए गए हैं, सारी चीज़ें खुल गई हैं, तो मंदिर क्यों नहीं खोला जा रहा। इस मांग को लेकर फिर राजनीति चल रही है। तो ये थी आज की चर्चाओं के ऊपर चर्चा। अब देखते हैं क्या निकलता है। अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, कल और क्या गतिविधियां रहती हैं, चुनाव में आगे क्या ट्रंप साहब के संदर्भ में क्या नतीजे आते हैं। हालांकि ट्रंप इस समय बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं, तो कल तक कीजिए इंतजार। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मुंह पर मास्क लगाए बिना बाहर ना निकलें। कल तक के लिए नमस्कार इंडिया। कुछ तो है। Music